जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। अब परसेंटेज चैप्टर में हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था? तसल्लीपूर्वक बताइए कि क्या पहले आपको आमों का मूल्य पता था? नहीं पता है तो हम कितना मानेंगे? 100, ठीक है। कितनी परसेंट कमी हो गई? 20% कमी हो गई। अगर 20% की कमी हो गई तो कितना हो गए? 80 हो गए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पहले जो चीज़ 100 रुपये मिल रही थी अब वो चीज़ 80 रुपये मिल रही है, तो इस समय 100 रुपये अगर आप उसको दोगे तो जैसे अगर 100 रुपये लीटर पहले पेट्रोल था, अब 80 रुपये लीटर हो गया, तो क्या 100 रुपये में 100 एक ही लीटर मिलेगा? नहीं, कुछ ज़्यादा मिलेगा। वो कितना ज़्यादा मिलेगा? हमने कहा हमने तो 100 रुपये दे रहे हैं ना, 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तो कितना ज़्यादा? 20, और कितने में से? 80, अर्थात इसको कहेंगे 1/4। ये क्या है? कमी या वृद्धि। मतलब कितना ज़्यादा मिल रहा है? पहले अगर 4 यूनिट मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है? 1 यूनिट मिल रहा है। पहले 4 अगर यूनिट यूज कर रहे थे तो 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। ये क्या है? कमी या वृद्धि। ये क्या है? आरंभिक खपत। ये क्या है? आरंभिक खपत। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 15 रुपये में 12 आम खरीदने में सक्षम हो जाता है। 15 रुपये में 12 आम खरीदने में सक्षम हो जाता है, अधिक आम, अर्थात 1 यूनिट अधिक आम खरीदने। हमारे हिसाब से क्वेश्चन क्या? 12 आम अधिक खरीदने में, और हमारे हिसाब से 1 यूनिट अधिक खरीदने में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 आम। हमसे पूछा है कि कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था। कमी से पहले तो भाई 4 यूनिट खा रहे थे, तो हमसे पूछा 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब 48। तो आप कमी से पहले कितना मूल्य था? 48। तो 15 रुपये में 48 आम मिल रहे थे, तो कितने पैसे आम मिल गए? 15 रुपये में 48 आम। 15 रुपये में 48 आम, तो 1500 पैसे में 48 आम। अब हमको करना क्या है? 48 से 1500 को भाग देना है, पैसे प्रति आम हमारा आंसर आ जाएगा। अब छोटी सी कैलकुलेशन आप खुद करना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो व्यवसाय में कितने प्रतिशत कमी प्रतिशत है? ठीक है। अब तसल्ली पूरे सवाल को देखिए कि 4 से 5% बढ़ने पर कमीशन कितनी बढ़ी? कमीशन की दर 4 से 5। कमीशन की दर 4 से 5 बढ़ रही है, अर्थात हमें नहीं पता तो हमने कहा के परसेंट बढ़ रही है, तो 4 गुणे के बटे 100 बराबर कितना? 1। तो के बराबर यहाँ से आ जाएगा 25%। अर्थात कमीशन कितनी परसेंट बढ़ रही है? 25% बढ़ रही है। यहाँ पर सवालों को मैं आपको अभी समझा रहा हूँ लिख के, लेकिन इनको लिख के नहीं करेंगे। इन क्वेश्चन को बहुत ही तसल्लीपूर्वक मन में कर पाएंगे। 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 होने का मतलब है 25% बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा वो बाद में देखते हैं। तो हमने कहा कि अगर पहले 100 रुपये कमीशन थी, ठीक है, तो उसमें कितनी बढ़ गई? 25%। कितना हो गया? 125 हो गया। कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो व्यवसाय में कितनी प्रतिशत? एक बात बताओ, पहले 100 रुपये कमीशन मिल रहे थे, तो अब कितने मिलेंगे? 125 मिलेंगे, क्योंकि 25% आपकी कमीशन बढ़ गई है। हमने आय माना है 100, हमने कहा उसकी आय अगर 100 है तो आपको 25% कमीशन ज़्यादा मिलेगी ना। पहले अगर आपको 100 कमीशन मिल रही थी तो आपको 25% एक्स्ट्रा अर्थात 125 मिलेगी। लेकिन कह रहा है कि व्यवसाय में कमी हो गई। व्यवसाय में कमी होने के कारण आय अपरिवर्तित रहती है, यानी पहले भी 100 मिल रहे थे, अब भी 100 मिल रहे हैं। आय अपरिवर्तित है, आय में कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि कमीशन तो बढ़ी लेकिन जो बिजनेस हो रहा था वो घटा। तो हमें ये बताना है कि बिजनेस कितना घटा, हमें नहीं पता, तो हमने कहा के परसेंट घटा होगा। तो लिखेंगे 125 गुणे के बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 पंजे 125 और 5 चौक 20, के बराबर कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 20% आ जाएगा। तसल्लीपूर्वक फिर से समझिए सवाल को कि उस दलाल की आय पहले 100 रुपये थी, पहले 100 रुपये कमा रहा था दलाल, तो हुआ क्या? उसकी कमीशन थी 25% बढ़ गई, तो कमीशन कितनी हो गई? अब 125। कमीशन तो बढ़ी नो डाउट, लेकिन हुआ क्या? जो बिजनेस कर रहे थे व्यवसाय में उसमें कमी हो गई। तो कमी हो गई उसमें, कमी जब जो व्यापारी है उसकी कमी हो गई उनमें उसके बिजनेस में, तो क्या होगा? उसको दलाल को कमीशन भी कम मिलेगी। तो दलाल पहले भी 100 कमा रहा था और अब भी 100 कमा रहा है। तो हमसे यही पूछा है कि जो बिजनेसमैन था उसको कितने परसेंट की कमी हुई। तो हमने देखा कि 100 25% बढ़ाया, 125 हो गई। अब लेकिन इसके 125 का पहले बिजनेस कर रहा था, अब घट गया। हमें कहा कितना घट गया? के परसेंट, और के का मान हमने तसल्लीपूर्वक निकाल लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शक्कर की कीमत में 40% बढ़ गए। शक्कर की कीमत आपको क्या पता थी? अगर आपको शक्कर की कीमत नहीं पता थी कितना मानोगे आप? 100 मानोगे। कितना परसेंट बढ़ गया? 40% बढ़ गया, तो कितना हो गया?
40 हो गया। आगे बढ़ते हैं, खपत 20% कम कर देता है, अर्थात 140 खा रहा था 20% कम कर देता है। अगर 20% कम कर देगा तो 14 दूनी 28 इसका मान आ जाएगा। 140 का 20% 28, 140 में से 28 निकालेंगे तो 112 रह जाएगा। अर्थात पहले वो 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब 112 खर्च कर रहा था। कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई है? तो हम कह पाएंगे तसल्लीपूर्वक कि 12% वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु पर 10% टैक्स कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो उस वस्तु को हमें नहीं पता आय कितनी थी, तो कितनी मानोगे? 100। आपने टैक्स कितना कम कर दिया? 10%, तो टैक्स अब कितना रह गया? 90। लेकिन आय तो आपकी कितनी है? अभी आय आपकी कितनी है? तो 100। तो इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत बढ़ा? तो आपने कितना यूज कर रहे हो एक्स्ट्रा, हमने नहीं पता, तो k%। तो कैसे लिखेंगे? 90 गुणे k/100 बराबर कितना? 10। 0 से 0 जाएगा। k बराबर 100/9 और k बराबर 100/9 का मतलब है 11 सही 1/9%। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले ही जितनी रकम बचा पाता है, उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा? एक बात बताइए, अगर हमने कहा, ये आ रहा है इसमें कैमरे में आ रहा है, अगर उसका इनकम पहले 100 थी, इनकम कितनी थी? 100 थी, आय का 20% बचाता है, तो सेविंग कितनी कर रहा है? सेविंग कितनी कर रहा है? 20 कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। अगर उसकी आय 100 है और वो 20% बचाता है तो 80 रुपये खर्च कर रहा होगा। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ गई। ये 100 वाली चीज़ 20% बढ़ के कितनी हो गई? 120 हो गई। बढ़ जाने पर वह पहले बराबर जितनी ही रकम बचा पाता है, अर्थात पहले भी 20 बचा पाता था, अब भी 20 बचा पा रहा है, तो अब खर्चा कितना कर रहा होगा? 100 कर रहा होगा। ठीक है, ये तो 20% बढ़ा है, ये सेम रहा है, ये सेम रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहले 80 रुपये खर्च कर रहा था, अब 100 खर्च कर रहा है, यही तो होगा। तो हमने कहा खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा? नहीं पड़ा, तो हमने कहा प्रतिशत k% बढ़ा होगा। तो कैसे निकालेंगे? 80 गुणे k/100 बराबर कितना हो जाएगा? 20, और 20 चौके 80, तो k बराबर कितना आ जाएगा? शायद सीधा सीधा 25%, जो दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कियोस्क में, एक रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय हैं। कियोस्क की 85%, रेस्टोरेंट की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री कितनी है? 1,50,000 रुपये। 3 महीने में कितनी बिक्री होती है? 1,50,000 रुपये। तो प्रति मंथ कितनी होती होगी? 50,000 रुपये। ठीक है, अब शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। एक बात तसल्लीपूर्वक बताना कि पर मंथ की कितनी सेल बिक्री है उसकी? 50,000, क्योंकि 1.5 लाख रुपए अर्थात 1,50,000 रुपये तो 3 महीने में बेचता है, तो प्रति मंथ कितने बेचता होगा? 50,000 रुपये। कह रहा है कि रेस्टोरेंट की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है, 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है, और अन्य बिक्री आती होगी। एक रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय, 2 चीज़ें बेचता है, एक शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय। 85% बिक्री तो शेक की बिक्री से आती है, तो 15% बिक्री स्वास्थ्य पेय की बिक्री से आती होगी। तो यही पूछा है, शेक को छोड़कर अर्थात स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित औसत बिक्री कितनी है? तो ये तो 15% है, क्योंकि 85% बिक्री तो उसकी शेक से होती है, तो शेक वाला छोड़ के हमको 15%, तो 15% का मतलब है ये 0 हटाना पड़ेगा, परसेंट का साइन हटा के 2 0, 00 से 00, 15 पना 75 और ये 00, अर्थात 7500 रुपये जो दे रखा है ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकें 40% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करो। क्या आपको कुल पुस्तकों की संख्या पता है? और नहीं पता है तो 100 मानेंगे। हमने कहा टोटल पुस्तकों की संख्या कितनी थी? 100%। 40 पुस्तकें अंग्रेजी में हैं तो 40% निकल जाएंगी, तो कितनी बचेंगी? 60%। 60 पुस्तकें बचेंगी। अगर 100 पुस्तकें हैं, 40% अंग्रेजी में हैं तो बचेंगी 60। अब कह रहा है शेष पुस्तकों में 40% पुस्तकें हिंदी में, तो इसका कितना परसेंट? 40%। इसका कितना परसेंट? 40%, अर्थात 24। अगर टोटल 100 यूनिट पुस्तकें थी तो ये 60 यूनिट बची थी, 40% इंग्लिश की निकल गई। अब 60 यूनिट का 40% अर्थात 24 यूनिट पुस्तकें बची हिंदी की। ठीक है, 24%, 60 का 40% पुस्तकें हिंदी में, शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। तो 60 में से 24 निकाल दिया तो 36 यूनिट बची, ये उड़िया वाली बची। ठीक है,
ठीक है। और ये हिंदी, और 100 का 40%, ये 40 यूनिट इंग्लिश। अगर हमसे किसी का भी मान पूछ ले, हम बहुत ही तसल्लीपूर्वक बता देंगे। उन्होंने कहा 4800 पुस्तकें हिंदी में, हमारे हिसाब से 24 यूनिट पुस्तकें हिंदी में हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं, तो हम कह पाएंगे कि यूनिट का मान हमारा आ रहा है 200। यूनिट का मान हमारा 200 आ रहा है, तो पुस्तकालय में टोटल पुस्तकें पूछी हैं, तो हमने तो 100 यूनिट मानी थी। पुस्तकालय में हमने टोटल पुस्तकें कितनी मानी थी? 100 यूनिट। तो 100 और यूनिट का मान है हमारा 200, तो कितना आ जाएगा? 20,000 हमारा सवाल का सही आंसर होगा, जो दे रखा है ऑप्शन डी में। इन क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, डेफिनेटली करा रहे हैं लिख के, लेकिन ये आपके मन में घूमने के लिए करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे चलेगा। कुछ समय के बाद जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे 100 20 निकाल 80, 80 का 40%, यानी कि 6 चौक 24, 24 यूनिट की वैल्यू 4800, यूनिट की वैल्यू 2, तो सीधा सीधा कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी ड्रम में 250 लीटर यानी कि 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम, भाई सब लोग, अरे 100% होता है ना, 5% निकल गया तो 95% रहेगा। भाई अब क्या करें, बढ़ो नेक्स्ट। एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, और सबके पास कम से कम एक या दोनों। एक बात बताना, जनता हमेशा जो भी होता है वो हर नंबर 100% में होता है। अगर 90% जनता के पास मोटर कार है और 15% के पास क्या है? साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो 105 हो रहा है ना। 105% तो होता नहीं है, परसेंट कितना होता है? 100% होता है। परसेंट कितना होता है? 100% होता है। तो अर्थात जो 5% है ये कौन होंगे? ये 5% कॉमन होंगे। जैसे इससे पहले भी एक सवाल हम देख चुके हैं कि अगर शादी में 3 लोग हम गए, 4 लोग वो आए, तो वहाँ पर 2 लोग कॉमन हैं, उनको एक ही बार ऐड करेंगे। 105% ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जो 5% दोनों में कॉमन थे, अर्थात इसमें से एक शहर की जनसंख्या 90% के पास मोटर कार है, तो मोटर कार में मोटरसाइकिल भी आ गई, मोटर कार में मोटरसाइकिल भी आ गई। इसी प्रकार मोटरसाइकिल और इसकी बात कर रहे हैं, तो तसल्लीपूर्वक एक चीज़ को समझो कि इसमें 105% तो होता नहीं है, परसेंटेज कितना होता है? हमेशा 100%। तो 5% एक्स्ट्रा, ये 5% एक्स्ट्रा कौन है? ये 5% वो हैं जिनके पास दोनों हैं, सबके पास कम से कम एक या दोनों हैं। तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? तो हमने कहा 15%। अरे 15% मोटरसाइकिल वाले कार से, तो कितने परसेंट? तो हमने कहा 15 का k% वालों के पास क्या है? कार है, यानी कि 5। तो कहेंगे 5 3 15, तो k बराबर हो जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ कि 90% के पास मोटर कार है और 15% के पास साइकिल है, तो 105 हो गए। लेकिन 105 तो परसेंटेज नहीं होता है, 100 होता है, तो 5 ही परसेंटेज ज़्यादा क्यों आ रहा है? ये 5% ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो 5% लोग हैं उनके पास मोटर कार और मोटरसाइकिल दोनों हैं, सबके पास कम से कम एक या दोनों, अर्थात ये 5% के पास मोटरसाइकिल और मोटर कार दोनों हैं। तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास? अर्थात 15%। कितने परसेंट? k%। कार है 5%। k का मान हमें तसल्लीपूर्वक निकाल लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात प्रभाव में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब ये कितनी ऊंचाई तक उछलेगा? अगर 10 मीटर का है, 20% कम हो जाता है उसकी ऊंचाई, तो 80% तक उछलेगा। 10 का 80%, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 मीटर। और 8 मीटर दे रखा है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्तमान जन्म दर प्रति 1000, यानी कि 1000 जनसंख्या में प्रतिवर्ष क्या होता है? 32 तो बढ़ते हैं। जन्म दर है ना, तो जन्म दर का मतलब बढ़ते हैं, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है? 11, तो 11 कम हो जाते हैं, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? 21। ओवरऑल क्या हो रहा है? 21। तो निवल प्रति दर कितनी होगी? मैं इसको यहाँ नीचे लिख दूँ। 32 तो बढ़ते हैं और 11 कम हो जाते हैं, अर्थात 21 बढ़ रहे हैं। तो ये कितना परसेंट है? तो हमें कहा नहीं पता, तो हमने कहा k% है। कितना परसेंट है? k% है। तो 1000 का k% किसके बराबर है? 21 के बराबर है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो k बराबर 2.1% इस सवाल का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में आधा % घटती है, अर्थात ओवरऑल देखा जाए तो 3.5% बढ़ती है। ओवरऑल देखा जाए तो 3.5% बढ़ती है। 3 वर्ष
3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक वर्ष में तो 2.5% सॉरी 3.5% बढ़ रही है, क्योंकि 4% बढ़ती है और आधा परसेंट घट जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक वर्ष में 3.5% बढ़ रही है। अब मैं इस चीज़ को दूसरी तरह से देखता हूँ। अगर मैंने कहा कि 100 है को अगर 10% बढ़ाया तो 110 हो जाता है, अगली बार भी 10% बढ़ाया तो ये 11 बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 11, अर्थात हो जाएगा 121। अगर मैं पहली बार 3.5% बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी बार क्या होगा? 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे पहली बार अगर 100 का 10% 10 हुआ, इसको अगली बार फिर से बढ़ा दो तो क्या होगा? इससे ज़्यादा। जैसे पहली बार 10 बढ़ा तो दूसरी बार कितना बढ़ रहा है? 11, अगली बार 11 से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं इस बात को देख पा रहा हूँ कि अगर पहली बार 3.5% है तो अगली बार क्या होगा? 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर अगली बार भी 3.5 से भी और ज़्यादा। तो तीनों को जोड़ा जाए, अगर 3.5 बढ़ता तो 3.5 10.5 बढ़ जाता, लेकिन 10.5 बढ़ जाता तो 10 तो नहीं बढ़ेगा, 98 नहीं बढ़ेगा और 10.5 भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर पहली बार 10 बढ़ रहा है तो दूसरी बार 10 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। पहली बार अगर 10 बढ़ रहा है तो अगली बार 2 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पहली बार अगर 3.5 बढ़ रहा है तो दूसरी बार 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा और तीसरी बार 3.5 से भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके के सवाल को मैं ओरली कह पाऊंगा कि जो ओवरऑल आंसर होगा वो 10.5 से ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि जो भी आंसर होगा वो 10.5 से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अब मैंने देखा 100 है, 20% बढ़ाओ, पहली बार अगर 20% बढ़ाओगे 100 का 20% 120 हुआ, अगली बार अगर और बढ़ा रहे हो 20% इसको तो 12 दूना 24 बढ़ जाएगा। पहली बार अगर 20 बढ़ रहा है तो अगली बार 20 से ज़्यादा बढ़ रहा है, पहली बार 10 बढ़ रहा है तो अगली बार 10 से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी प्रकार में सवाल में कह सकता हूँ कि अगर पहली बार 3.5% बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगली बार 3.5% जो वैल्यू आएगी इससे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी और अगली बार जो वैल्यू आएगी वो इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो इन तीनों अगर 3.5 जोड़ लेते हैं हम, जैसे इसका 100 का 3.5% 3.5 होता है, तो ये जो भी आएगा वो 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और जो भी आएगा ये 3.5 से थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो मैं इस प्रकार कह पाऊंगा कि अगर ये 3.5 बढ़ता तो 10.5 बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये 10.5 से तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो मैंने देखा 10.5 से ज़्यादा, तो एक ही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? एक बात बताना तसल्लीपूर्वक, 65% विद्यार्थी क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो 35% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। और 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 420 दे रखी है। तो कुल जनसंख्या हमको यानी कि 100% का मान पता है। तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 1% बराबर हो जाएगा 420/35। 7 छंग 7 पंजे, तो कितना आ जाएगा? 12। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अगर 1% की वैल्यू 12 आ गई तो 100% की वैल्यू हम कह पाएंगे तसल्लीपूर्वक कितनी होगी? 1200। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा? क्या आपको वर्तमान क्षेत्रफल पता है? नहीं पता है। तो आपने कहा कि वर्तमान क्षेत्रफल कितना होगा? 100। इसमें क्या किया, और आयत के क्षेत्रफल में होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई ही होती है। तो क्या किया, चौड़ाई को 20% कम कर दिया तो कितनी हो जाएगी? 80। अब क्या किया उन्होंने कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? ये 88। तो एक बात बताओ, 100 वाली चीज़ कितनी रहेगी? 88। 8.8 AB। अगर इसको 1 मान लिया तो 0.88 में आ जाएगा, आपने 100 माना है तो 188 AB। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो जो बॉयज हैं वो कितने हैं? 300 और जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? 200। ठीक है, 200 मान ली हमने अनुसार अपनी। यदि लड़कों का 20%, लड़कियों का 25% वजीफा धारक है तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है उनका प्रतिशत बताना। एक बात बताओ, लड़कों में 20% वजीफा धारक है तो 20% को निकाल दिया जाए, यानी कि 60 को निकाल दिया जाए तो कितने बच जाएंगे? 240। ये वजीफा वो हैं 240 जिनको वजीफा नहीं मिला है। लड़कियों में कितने 25% वजीफा धारक हैं? 25%, तो यानी कि 50 को निकाल दिया जाए तो 150 वो होंगे जो वजीफा धारक नहीं है। तो हमको बताना है कि परसेंटेज किनका? जो वजीफा धारक
नहीं है। इन्हीं का बताना है। तो कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, 240 और 190 300, 150 390 और टोटल ओवरऑल होता है, ओवरऑल कितना है 500। जैसे 390 आए 500 में से गुणे 100, ऐसे तो निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 390 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा 78, जो दे रखा है ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% था, तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक प्रतिशत में बताइए। ठीक है, ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर 85 लड़के हैं, 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी, लड़कों का माध्य प्राप्तांक कितना था 40%। तो लड़कों का अगर माध्य प्राप्तांक 40% था और लड़कियों का भी माध्य प्राप्तांक अगर 40% था, अगर लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% है और लड़कियों का माध्य प्राप्तांक भी 40% हो, तो टोटल भी 40% हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन लड़कों का 40% है, लड़कियों का कितना है 60%, तो कितना एक्स्ट्रा है 20%। और कितनी लड़कियों का एक्स्ट्रा है, ये परसेंटेज हटा दे रहा हूँ, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लड़कों का 40 है तो लड़कियों का कितना है 20 ज़्यादा है, और कितनी लड़कियों का 35 लड़कियों का। तो इसकी सबकी भरपाई कौन करेगा, इन दोनों की जोड़ के सबको करनी पड़ेगी। अब टोटल में कितने आ गए, 85 और 35 कितना होता है 120 होता है। 20 छंग तो कितना हो गया ये 40 प्लस 35/6। अब इसको करेंगे तो 40 तो आ जाएगा, प्लस 6 पंजे 5 बचा 5 6 अट्ठे 48, 5.8 यानी कि 45 पॉइंट समथिंग 45 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन ए 45.83। पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमको दिख रहा है कि 45 के समथिंग आ रहा है, तो 45 के समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 40%। उसने 133 अंक लाए, 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। हमको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, हमारे नंबर कितने आए 133 और हम 67 अंकों से फेल हो गए। अर्थात अगर हमको 67 नंबर और मिल जाते तो हम क्या हो जाते, पास हो जाते। पास होने का मतलब हमारे 40% नंबर आ जाते। तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई, 133 तो लाए हो और 67 से फेल हुए। अगर ये 67 नंबर मिल जाते तो हम पास हो जाते, अर्थात हमको 40% अंक प्राप्त हो जाते। तो हम कह पाएंगे कि 40% की वैल्यू कितनी हो रही है 200। तो हम कह पाएंगे कि 40% की वैल्यू 200 हो रही है, हमको बताना है 100%। तो हम कहेंगे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। 1% की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर 1% की वैल्यू 5 है तो 100% आप तसल्ली पूर्वक कह पाओगे कितना हो जाएगा 500। इस सवाल का सही आंसर होगा 500। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध घोषित थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी। एक बात बताइए, आपको क्या पता है कितने वोट थे, आपको पता है कि 7500 वोट थे। कितने वोट थे टोटल 7500 वोट थे, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए। तो इसमें से 20% क्या आपको नहीं निकालने पड़ेंगे, जब भाई साहब अवैध घोषित हो गए तो निकालने पड़ेंगे। 7500 का 20% ऐसे निकलता है 7500 गुणे 20/100, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 1500। ठीक है, तो 1500 घटाया तो कितने बच गए, यानी कि वैध वोट कितने बचे 6000। टोटल वोट कितने थे 7500, जिसमें से 20% क्या थे अवैध घोषित हो गए। तो जो वैध वोट अर्थात वैलिड वोट कितने थे 6000 थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवारों को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% अवैध घोषित होते हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या क्या होगी। एक बात बताओ, एक को अगर 55% मिला है तो दूसरे को 45% मिला होगा, दूसरे को कितना मिला होगा 45%। और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 00 से भाग करेंगे। ठीक है, अब 0 तो आ ही जाएगा। अब 45 की और 6 की गुणा करनी है, 45 और 6 की गुणा आती है तो ठीक है, नहीं आती तो मेरे हिसाब से करो। 45 को क्या मानो 40 प्लस 5, 6 चौक 24 240 और 6 पंजे 30, 240 और 30 270 और 0 पहले ही था तो 2700 जो दे रखा है ऑप्शन ए में। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपये है, x अपने वेतन का 95%, y अपने वेतन का 85 x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन क्या है।
एक बात बताइए तसल्लीपूर्वक, एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है ना, तो 5% बचाता होगा, और बाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो 15% बचाता होगा। और इनकी बचत क्या है समान, तो मैं कह सकता हूं कि x का 5% बाई के 15% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंटेज हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कह पाऊंगा x रेशियो बाई अगर निकालना चाहूँगा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इन दोनों का कुल योग कितना है 2000 रुपये। हम जोड़े तो 3 और 1 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000 रुपये, तो यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 रुपये। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बाई का वेतन कितना है, तो बाई का वेतन कितना है 1 यूनिट, बाई का वेतन कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500, तो सवाल का आंसर होगा 500। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है, इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है, तो कितने रुपए पे, जब 5200 तो टोटल आय है, 5200 में 3000 रुपये कर मुक्त है, तो 2200 रुपये पे टैक्स लग रहा होगा, और 2200 रुपये पे 3% की दर से कितना टैक्स लग जाएगा 22 तियाँ 66 रुपये टैक्स लग जाएगा। समझ लो बात को, अगर 5200 रुपये इनकी टोटल इनकम है जिसमें 3000 रुपये कर मुक्त है, तो 2200 रुपये पे तो टैक्स लगेगा, और 2200 रुपये पे टैक्स लगेगा, और टैक्स की दर कितनी है 3% टैक्स की दर है, तो अर्थात 66 रुपये टैक्स लगेगा, 66 रुपये टैक्स लगेगा। तो 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी। एक बात बताओ तसल्ली पूर्वक, उसकी 5200 थी, उसने टैक्स दिया कितना मात्र 66 रुपये, तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो 51 34, इस सवाल का सही आंसर होगा जो दे रखा है ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया, उसमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके, जो परीक्षा पूरी कर सके उसमें से 80% परीक्षा उत्तीर्ण की, कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए थे। उन्होंने कहा था कि 1500 थे, टोटल कितने थे 1500। क्वेश्चन ने दिया है तो हम वहाँ से वैल्यू उठाएंगे, नहीं दिया तो 100 मानेंगे, अपनी श्रद्धा अनुसार मानेंगे। ठीक है, हमने कहा कि टोटल कितने थे 1500 थे, उसमें से 15% ने परीक्षा छोड़ दी, तो 15% परीक्षा निकाल दो ना, 15% को अगर निकाल देंगे तो 15 गुणा आती है 225, ये सब माइनस कह रहा है घटा दो, तो 1500 में से 225 घटाना आते हैं तो घटा लो, नहीं घटाने आते तो 300 घटा दो। 1500 में से 300 घटाएंगे कितने बचेंगे 1200। ठीक है, अब आपने 75 ज़्यादा घटाएं तो 75 और जोड़ दो, 1275 बचे। ठीक है, इन्होंने दी थी परीक्षा, अब इसमें से परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, इसका 80% पूछा है, इसका 80% पूछा है, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 80। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 27 हो गए, 55 25 और 55 25 हो गए। ठीक है, गुणे 4 हो गए। अब 255 की गुणा करनी है हमको 4 से, तो 25 चौका 100 1000 हो जाएगा, 5 चौक 20, अर्थात 1020 इस सवाल का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत बताओ। एक बात बताओ तसल्ली करो, उसकी आय कितनी है 3000 रुपये, वो 60% खर्च कर देता है, 3000 का 60% कितना हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 बचेंगे 6 3 1800 रुपये। 1800 रुपये उसने खर्च कर दिए तो कितने बचाएगा 1200 रुपये। कितने बचाएगा 1200 रुपये, तो 1200 दे रखा है ऑप्शन डी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नहीं पता तो इनकम मानी 100, अब एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च कितना कर देता है 76, तो सेविंग कितना करता होगा, सेविंग कितना करता होगा 24। इस बात में कोई भी दुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए। कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो आय 20% बढ़ जाएगी, तो आय अगर 20% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। अपना खर्चा कितना बढ़ा देता है 15%, 76 थी ना भाई, अपना खर्चा कितना बढ़ा देता है 15%, तो खर्चा पहले 76 रुपये करता था, 15% और बढ़ा देगा, 15% और बढ़ा देगा, तो 76 का 15% कैसे निकालेंगे 76 गुणे 15/100, ऐसे तो लिखते हैं। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 10 और 38 दूनी 76, तो हमको करना है इन दोनों की गुणा। तो 38 3 नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना 40 मान लो, 4 3 12 120 हो जाएगा, और 2 3 6, 120 में से 6 निकाल दो 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 114/10 अर्थात 11.4 हो जाएगा। नहीं आया फिर से कर लो, अगर इसे भी नहीं आ रहा है तो 3 3 9 90 हो जाएगा,
30 तियाँ 90 और 8 तियाँ 24, 90 और 24 भी 114 होते हैं, 114 बटे 10 11.4। अब कह रहे हैं कि 11.4 बढ़ा दो, 76 था, 76 और 11 87 पॉइंट कितना हो गया 4। अब तसल्लीपूर्वक एक चीज़ बताना, हमको ये करने की जरूरत क्यों थी। अब इसमें से इसको घटाओगे, 120 में से 87.4 घटाओगे तो आपको पता है कि 120 में से 87.4 नहीं घट रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 88 घटा दो। 120 में से अगर 88 घटा दोगे तो आप मिलेगा आपको 32। क्या मिलेगा, 120 में से अगर आप 88 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 32, और 32.6 ज़्यादा घटाया था तो 0.6 जोड़ देंगे। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो आपने किया ही क्यों ऐसा, आपको पता था कि अगर 20% बढ़ी तो इनकम बढ़ी है 20 रुपये, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको, और हम सवाल को बहुत बेहद आसानी से सवाल को बता सकते थे। हमने कहा कि अगर उनकी 100 थी तो 20% बढ़ी 120 हो गई, 100 का 20% अर्थात इनकम 20 ही रुपये तो बढ़ी, और 76 रुपये पहले खर्च करता था तो 76 का 15% अर्थात 11.4 रुपये और खर्च कर रहा है। तो पहले तो जो था तो था, अब क्या हुआ, 20 रुपये आय बढ़ी तो 11.4 रुपये खर्चा बढ़ा, तो अब बचत कितनी बढ़ी, 20 में से ये घटाना है, वो इतना हमको करने की जरूरत नहीं है। तो 20 में से 11.4 नहीं घट रहा है, मत घटाओ, 20 में से 12 घटा दो, क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ठीक है, अब आपने 0.6 ज़्यादा घटाया है ना, तो 0.6 जोड़ दो। तो ये कितना परसेंट है, तो हमने कहा नहीं परसेंट, तो हमें कहा के परसेंट, 24 गुणे के बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 8.6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम के का मान निकालना चाहें तो के का मान क्या हो जाएगा 86,860 बटे 24 हो जाएगा। अब इसको काट लो, 2 से 4 से काट लो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 215 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 7 8, अब 215 बटे 6 तो नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा 5 और 1 6 7 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 15 चौका 60, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, लगभग कितने प्रतिशत, लगभग पूछा है, तो लगभग ये देखा जाए 6 तियाँ 18, 215 बटे 6 आ रहा है ना, 215 बटे 6, 6 तियाँ 18 बचा 3, 6 तियाँ 18 3 35 हो गए, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 बचे 3 35 हो गए, 6 पंजे 30, लगभग 35 के समथिंग आ रहा है, तो 35 के समथिंग ये ऑप्शन दे रखा है। लगभग पूछा है, उन्होंने कंफर्म आंसर नहीं दे रखा होगा, उन्होंने पूछा उसकी बचत लगभग कितने प्रतिशत बढ़ी, तो लगभग में आंसर है, तो लगभग में आंसर आएगा 35। ये अगर कंफर्म होता तो कट जाता, पूरा नहीं कट पा रहा है तो उसको हम 35 से टिक करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लाइट बड़ा दिक्कत करती है, कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ उठा लो। ये दे रखा है एक नंबर, मूल का भवन 72,900 रुपये की ज़मीन पर बनाया गया, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा, कभी ना कभी तो समान होगा, क्यों सवाल ने कहा है। यदि ज़मीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ा हो तथा भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटा हो, तो हमने कहा कि पहले 100 मान लो, ठीक है, एक को घटा दो एक को बढ़ा दो। उन्होंने कहा है कि इधर भवन मान लो और इधर क्या है जमीन मान लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि 1,33,100 रुपये है, 1,33,000 रुपये 100 रुपये का एक भवन 72,900 रुपये की जमीन पर बनाया गया है, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा। यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो, जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो तथा भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है ना, तो हमने कहा कि आज पूरा हो गया कितना 100, 3 साल आगे की बात कर लो, मतलब आगे की बात कर लो। जब आपने आगे की बात करी तो 10% घटा दो इसको, अगर इसको 10% घटाओगे तो कितना हो जाएगा 90, फिर से 10% घटाओगे तो कितना हो जाएगा 81, और फिर से 10% घटाओगे तो क्या आ जाएगा 72.9। अब करके देखो, ठीक है। अब इधर अगर 10% बढ़ा रहे हो कितना हो जाएगा 110, और 10% बढ़ा रहे हो कितना हो जाएगा 121, और 10% बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। अब चीज़ को समझो कि सवाल हम कैसे इस तरीके को कैसे ओरली कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट हमारा ओरली वाला है, वरना एक फार्मूले बना के तो हो जाएगा कि आप इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला लगा दो, मिश्रण बराबर मूलधन गुणे 100 + -100, उससे फायदा नहीं है कोई भी। 1,33,100 रुपये का मूल भवन तथा 72,900 रुपये की जमीन पर बनाया गया, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा। हमने कहा समान ही कर लिया,
कितने समय बाद हमें नहीं पता, तो हमने समान ही कर लिया, हमने समान कर लिया। और कह रहा है कि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो, जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे, तो यहाँ से तो बढ़ेगा। अगर हमने पहले बढ़ाने के बाद ही कह लिया तो वहाँ से घटेगा, उल्टा हो जाएगा ना। अगर हम आज की बात करें तो आज से तो बढ़ाना पड़ेगा, और हमने आगे का समय मान लिया कभी ना कभी तो बराबर होगा 100 रुपए, तो हमने कहा 100 रुपए हो गया, तो हम वहां से पीछे चलेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। अगर कह रहा है कि जमीन का मूल्य 10% बढ़ रहा है, तो जमीन का जब 3 साल आगे की बात कर रहे हो तो 10% घटेगा, तो हमने कहा 10% घटाया, और कब तक घटाया, जब तक ये मूल्य हमको ना मिल गया। हमने 10% घटाया, फिर 10% घटाया, फिर 10% घटाया। हम कब तक घटाया, जब को हमको ये नंबर ना मिल गया, और हमने तब तक बढ़ाया 10% जब तक हमको ये नंबर ना मिल गया। तो हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि कितने सालों में हो रहा है, कि 3 सालों का सिनेरियो हो रहा है, कि 3 सालों के बाद ये मूल्य अगर 1 लाख रहा होगा, भवन का मूल्य 1 लाख रहा होगा, भवन का मूल्य कितना रहा होगा, 1 लाख रहा होगा। इसी प्रकार कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा, यदि जमीन का मूल्य 10%, भवन का मूल्य जो जमीन भवन और जमीन का मूल्य आपने कितना मान लिया, टोटल मान लिया आपने 1 लाख रुपए। भवन और जमीन का मूल्य कितना मान लिया आपने, 1 लाख रुपए। जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो, जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ेगा, जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ेगा, और भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटेगा। तो हमने एक चीज़ मान ली कि एक जो नंबर होगा, उन्होंने कहा कि कभी ना कभी बराबर होगा, तो हमने वो मान लिया कि 100 रुपये या 1 लाख रुपए हो गया, क्योंकि 1,33,000 इधर है, उधर 72,000 है, तो हमने कहा 1 लाख रुपए हो गया। और 1 लाख रुपए को हमने तब तक घटाया जब तक 72,900 नहीं मिल गया, और 1 लाख को तब तक बढ़ाया हमने जब तक 1,33,100 रुपये मिल गया। अब नहीं, हम नंबर बड़े बड़े नहीं माने, हमने नंबर छोटे छोटे माने हैं कि 100 रुपये को बढ़ा लिया और 100 रुपये को ही घटा दिया। तो हम इस प्रकार इस सवाल को कह पाएंगे कि 3 वर्ष में ये सिनेरियो जो होगा वो 100 रुपये अर्थात दोनों वस्तुओं का मूल्य बराबर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, वरना मैं इसको करना चाहूँ तो A बराबर P 100 प्लस इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा के आप कर सकते हो। लेकिन इसको ओरली समझने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, फिर समझा रहा हूँ तसल्लीपूर्वक। 1,33,100 रुपये मूल्य का एक भवन 72,900 रुपये की जमीन पर बनाया गया है। ठीक है, कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा, कभी ना कभी तो समान होगा, वही समान मूल्य हमने इन दोनों के बीच का मान लिया। ऐसे ये पॉइंट आपको इसलिए दिख रहा है कि ये नंबर 1 लाख मानना पड़ता, तो 1 लाख मानना पड़ता तो बहुत सारे जीरो लिखने पड़ते, तो हमने इसको 100 मान लिया, बस 100 मान लिया, समान होगा। यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जमीन का मूल्य कितना है, इतना, 10% वार्षिक दर से बढ़ के लेके आओगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ। भवन का मूल्य कितना है, इतना, 10% वार्षिक दर से घटाओगे तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ। यहाँ से यहाँ तक आने में या यहाँ से यहाँ तक आने में कितने साल लग रहे हैं, हमने कहा 3 साल लग रहे हैं, क्योंकि 10% वार्षिक दर से बढ़ाया था और 10% वार्षिक दर से घटाओगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को, सवाल को हिसाब कह सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर होगा 3 वर्ष होगा। इसमें हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आप चाहो तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण विश्लेषण बराबर होता है मूलधन 1 + R/T, इस तरीके से आप फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी के दाम में 10% गिर गए, चीनी का दाम नहीं पता था तो कितना था 100, कितना परसेंट गिर गया, 10% गिर गया, कितना रह गया 90 रह गया। ठीक है, तो अगर पहले 100 रुपये में चीनी जितनी मिल रही थी अब कितने मिल रही है 90 रुपये में, तो आपको 100 रुपये में अगर दोगे तो उसकी चीनी तो ज़्यादा मिलेगी, कितनी चीनी ज़्यादा मिलेगी 10, और कहाँ से 90, तो इसको कहते हैं 1/9। ये क्या होता है, आरंभिक खपत में कमी या वृद्धि, खपत में कमी या वृद्धि, ये क्या होता है आरंभिक खपत, ये क्या होता है आरंभिक खपत। उन्होंने कहा था कि पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18 क्विंटल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 क्विंटल। ठीक है, 2 क्विंटल। अब उन्होंने कहा जब बताओ, एक बात बताओ कि अगर चीनी सस्ती हो गई तो 80 रुपये में आप कितनी खरीद रहे हो, पहले 9 यूनिट खा रहे थे अब 10 यूनिट, पहले 9 यूनिट खा रहे थे अब कितनी खा रहे हो 10 यूनिट, तो 10 यूनिट और 10 यूनिट का मान कितने दे रखा है 2, तो कितना आ जाएगा 20 क्विंटल, 20 किलोग्राम, सॉरी 20 क्विंटल है, 20 क्विंटल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिव्यांशु की आय 25% बढ़ी और प्रकाश की आय 1/1.5 गुना हुई। वृद्धि से पहले दिव्यांशु की कुल परिलब्धियां क्या थी, एक बात बताओ। इन्होंने कहा था कि दिव्यांशु की आय 25% बढ़ी, इनकम 25% बढ़ी, चलो आपने 100 मान भी लिया कि 100 पहले थी तो कितनी हो गई 125 हो गई। ठीक है, तो प्रकाश की आय
1.5 गुना हुई। तो वृद्धि से पहले अब बताओ कि रुपए कोई कहीं दे रखे, क्या पूरे सवाल में कहीं पर रुपए दे रखे हैं? जब रुपए दे नहीं रखे तो आप कंपेयर किससे करोगे? परसेंटेज पूछा होता तो आप बता दोगे, लेकिन यहाँ पर रुपए पूछा है कि रुपए में बताओ, तो कहाँ से बताओगे? जब उसके रुपए कहीं पर टर्म ही नहीं यूज किया है तो उसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मकान की कीमत 40,000 रुपये और उसमें रखे सामान की कीमत 15,000 रुपये। मकान और उसमें रखी वस्तु को अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियम प्रतिवर्ष देना होगा यदि प्रीमियम 7.5% है? तो एक बात बताओ तो कि मकान की कीमत कितनी है? 40,000। 15,000 रुपये का क्या है? सामान। तो कितना हो गया? 55,000। ये तो 100% की वैल्यू है, लेकिन आप जो उसका बीमा करा रहे हो वो कितने पर करा रहे हो? 80% पे। तो 55,000 का 80% कितना हो जाएगा? 80/100। 1 जीरो से 1 जीरो और ये जीरो, 2 जीरो बचेंगे ये वाले। 8 पंजे 40, 40 का जीरो हाथ से लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, अर्थात 44,000 रुपये कीमत लगेगी। आपके मकान की कीमत कितनी आकी जाएगी? 44,000 रुपये। आपके मकान की कीमत आकी जाएगी 44,000 रुपये, और जिसपे प्रीमियम कितना देना है? 7.5%। 7.5%। तो पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 75 की गुणा करनी है हमको 44 से। 44 की गुणा 75 से करनी है, तो 44 की गुणा 75 से करनी है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको लिख लो 25 गुणे 3 और इसको 44 को लिख लो 11 गुणे 4। तो मैंने देखा 25 चौका 100, 11 3 33, तो 33 और 100। ठीक है, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी कि आप 44 की गुणा 75 से नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या 44 को मैंने कहा 11 गुणे 4, 75 को कहा 25 गुणे 3। तो 25 चौका 100, ये तो डबल जीरो दे दिया, और 11 3 33 ये दे दिया। तो सवाल को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, नहीं पता तो कितनी मिलती है? हमने कहा कि संयोग को कितनी मिलती होगी? 100 यूनिट मिलती है। वह उसका 20% पुस्तक क्रय में, अगर अपने 20% पुस्तक क्रय करने में खर्च कर दिया तो कितना बचा? 80 बचा। और शेष का 25%, शेष कितना बचा था? 80 का कितना? 25%। 80 का 25% हो जाएगा 20, कितना मिलेगा? 60। अब बची राशि का 10% गरीबों में दान कर दिया। बची राशि कितनी है? 60। इसका 10% गरीबों में दान कर दिया, कितना? 6। तो कितना बचा? 54। हमारे हिसाब से कितना बचा? 54 यूनिट बचा। और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है, यह राशि 13.5 रुपये है। अर्थात 54 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 13.5 रुपये। तो उसको जेब खर्च के लिए कितनी धनराशि मिली थी? तो 100 यूनिट मिली थी। तो 54 यूनिट का मान है, तो यूनिट का मान निकालेंगे 13.5/54। ये तो 1 यूनिट का मान, लेकिन हमसे पूछा है कि 100 यूनिट का मान बताओ। तो 100 इंटू 13.5/54। अब ये पॉइंट जीरो कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब 27 दूनी 54 होते हैं, 27 पंजे 135 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं और 5 25 होते हैं। तो उसको जेब खर्च के लिए कितना रुपए मिला होगा? जेब खर्च के लिए उससे रुपये मिला होगा 25 रुपये। ठीक है, इस PDF में क्वेश्चन इतने ही हैं। अब मिलते हैं कल।